नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर की क्या कुछ राजनीतिक महत्वपूर्ण खबरें रही हैं और साथ ही आज दिन भर क्या कुछ रही हलचल। पहली खबर कैबिनेट से जुड़ी हुई है, जहां पर कृषि के किसानों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की गई थी और उसमें एक बेहद ही अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट में अहम फैसला लेते हुए मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी साझा की है। तो वहीं पांचवें चरण के तहत ही खाद्यान्न 53,34,452 करोड़ रुपए की भी अनुमानित खाद्य सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को भी मंजूरी कर दिया है, जिससे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश भी किया जाएगा। तो वहीं साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी की है। संसद के आगामी सत्र के दौरान ही इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं यह भी बताया उन्होंने कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही 80 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों के प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच गरीब लोगों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू में ही अप्रैल 2020 से 3 महीने के लिए शुरू की गई थी, जिसके कारण देशव्यापी तालाबंदी भी हुई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया भी जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत ही सामान्य कोटे से अधिक 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध भी कराया जाएगा। फिलहाल पीएमजीकेवाई को मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे। और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है। और इसमें अब तक
600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा। 2,60,000 करोड़ रुपया ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है। जैसा बंगाल आपको की ज्ञात है मुख्यमंत्री कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि उन्होंने तमाम मुद्दों पर भी जानकारी ली और तमाम मुद्दे भी पीएम मोदी से साझा किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात 30 मिनट तक चली थी। वहीं उन्होंने बताया कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर भी बात की है और इस पर फैसले लेने की भी मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने त्रिपुरा हिंसा पर भी पीएम मोदी से बात की है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में भी पूछे जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को उनकी मदद की जरूरत है तो वो मदद जरूर करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि मैं 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिलूंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बीएसएफ के बारे में चर्चा की। बीएसएफ हमारा दुश्मन नहीं है। मैं सभी एजेंसियों की इज्जत करती हूं, लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य का विषय है इसमें और उसमें टकराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संघीय ढांचे को बेवजह छोड़ना ठीक नहीं है। इसके बारे में आप चर्चा करो। बीएसएफ के कानून को वापस लेने की भी बात कही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इससे पहले राज्यसभा से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से भी मिलने पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने वहां पर मुद्दों में भी बात की है। ऐसे में कहा है कि अगर बीएसएफ को ज्यादा ताकत मिलेगी तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में यह ध्यान रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होता है। ममता बनर्जी बोली कि कूच बिहार में हमने देखा है कि कैसे बीएसएफ ने अंधाधुंध फायरिंग की है। बीएसएफ से जुड़ी हुई ऐसी कई घटनाएं हैं। उत्तर दिनाजपुर और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी कई घटनाएं हुई हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से निवेदन किया है कि वे इस मुद्दे के बारे में चर्चा करें और ये सुनिश्चित करें कि राज्य के संघीय ढांचे को किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस ममता बनर्जी पहले वाले में सुब्रमण्यम स्वामी से मिलते हुए दिख रही हैं और वहीं दूसरे वेन में ममता बनर्जी पीएम मोदी से मुलाकात करें। सुब्रमण्यम स्वामी से मिलते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर भी चर्चा की है। वहीं जैसा कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी की जो ये मुलाकात थी, ये जो बैठक थी इन दोनों के बीच की, वो 30 मिनट तक लगभग चली। इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है और मेनली फोकस रहा वो बीएसएफ के रहा, जिससे कि देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सही हो सके, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई भी खतरा ना आए। वहीं आपको बता दें कि सोनिया से भी इन्होंने मुलाकात की। सोनिया से मुलाकात की बात पर उन्होंने बोला है कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से मुलाकात के बारे में जब इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी से भी मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए आई थी और इसी कारण आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात की। ऐसे में वे व्यस्त हैं, उन्हें बहुत सारे काम हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सुब्रमण्यम स्वामी से मिल रही हैं, पीएम मोदी से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर आने वाले चुनावों के लिए आखिर ममता बनर्जी कौन से ऐसे दाव की खेलने जा रही है, कौन सी ऐसी रणनीति कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज कांग्रेस से 3 नेता इसमें टीएमसी में शामिल हुए। ऐसे में ममता बनर्जी का जो ये दाव है वो कहां तक की टीएमसी के लिए फायदेमंद होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आने वाले चुनाव में फिर से एक बार अच्छे बहुमत के साथ ममता बनर्जी सरकार बना पाएंगी, ये भी एक देखने वाली बात है।
जहां एक और चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार रहती हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से 3 नेता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और जदयू को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर कांग्रेस के 3 जाने माने नेता कांग्रेस में से हट करके वो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के पूर्व महासचिव पवन वर्मा भी मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तीनों नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही गीतकार जावेद अख्तर और राजनीतिक कार्यकर्ता स्तंभकार सुधीर कुलकर्णी से भी ममता बनर्जी ने अलग मुलाकात की है। ऐसे में ये मुलाकात किस ओर है और क्या इनको भी ममता बनर्जी टीएमसी में शामिल करने के लिए न्योता देने गई थी, ये एक सवाल है। हालांकि कीर्ति आजाद के साथ उनकी पत्नी पूनम आजाद और पुत्र भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद आजाद ने कहा है कि मैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करूंगा। वहीं ऐसे में यह भी सामने आ रहा था, सूत्रों का यह भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब जल्द ही तंवर को हरियाणा में पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगली खबर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। किसानों को अपने पाले में करने के लिए इनका ये बड़ा ऐलान भी साबित हो सकता है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के सम्मान में उनके परिजनों को यूपी में 2022 में सरकार बनने पर 25 लाख रुपए की किसान शहादत सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि किसान का जीवन अनमोल होता है, क्योंकि वो अन्न के लिए अन्न उगाते हैं। हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की धनराशि किसान शहादत सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। उधर तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के लिए नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद से बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कानूनों की वापसी पर भी मुहर लगा दी है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये ऐलान कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो किसान भाई के वोट को साधने के लिए भी देखा जा सकता है, ताकि यूपी विधानसभा में इनकी जो नैया है उसको पार लगाया जा सके। दो 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तैयार कर रही हैं ताकि वो इस विधानसभा चुनाव में खुद को प्रबल बना करके एक प्रबल राजनीतिक पार्टी के रूप में आ सके। तो वहीं ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो सकती हैं। तो वहीं आजमगढ़ से बसपा विधायक वंदना सिंह भी भाजपा की सदस्यता लेने की बातें भी सामने आई है। कांग्रेस विधायक पिछले कई महीनों से भाजपा की प्रशंसा और कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करती हुई नजर आ रही थी। इसके लिए उन्हें कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया जा चुका था। तो वहीं बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बताया था और उनकी टीम में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी। ऐसे में ये एक बड़ी मुश्किल का समय है जब कांग्रेस से नेता बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में कांग्रेस की हार यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से साफ नजर आते हुए दिख रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर यूपी के विधानसभा चुनाव की जो गद्दी है, जो सिंहासन है, वो किसके हाथ आती है।
जम्मू कश्मीर के घाटियों में मुठभेड़ की लगातार खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में सेना का प्रहार भी जारी है, तो वहीं साथ ही जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से घाटी में सेना का आतंक प्रहार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि अभी पहचान नहीं हो सकी है, तो वहीं इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर का रामबाग इलाका बुधवार की दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। आतंकियों ने इलाके में तैनात सुरक्षा बलों की टीम को निशाना बनाकर के अंधाधुंध फायरिंग की। जवानों ने मोर्चा संभालने के साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का भी काम किया है। इलाका भीड़ भाड़ वाला होने की वजह से जवानों ने संयम बरतते हुए जवाबी कार्रवाई भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सीएम चन्नी के बीच में जुबानी जंग जारी है, जहां पर आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने चन्नी पर निशाना साधा है, वहीं चन्नी ने भी पलटवार किया है। दरअसल पूरा मामला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आरोपों का उपहास उड़ाया जा रहा है, जहां पर सीएम चन्नी ने कहा था कि कैप्टन ने बादलों के साथ मिली भगत की थी और पंजाब के तहती हितों को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की थी। तो वहीं कैप्टन ने भी जवाबी हमले में कहा कि दरअसल ये दूसरा रास्ता था। चन्नी ने लुधियाना सिटी सेंटर मामले में अपने भाई को बचाने के लिए बादल के साथ सांठगांठ की थी और आत्मसमर्पण भी किया था। कैप्टन ने टिप्पणी की है कि यह वैसा ही मामला है जिसमें कप एक केतली को काला कह रहा है। कैप्टन ने आगे कहा कि यह मैं नहीं बल्कि चन्नी है जिन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए बादल के आरोपों पर कैप्टन ने, हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि मैं उनके साथ इस मुद्दे पर कोई बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उनके लगातार झूठे आरोपों ने मुझे 2007 में सुखबीर सिंह बादल के सामने चन्नी द्वारा अपने भाई को बचाने पर के लिए समर्पण को प्रकट किया है और इसके लिए मजबूर कर दिया है मुझे। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि समुद्र में अब भारतीय नौसेना भी अपने प्रबल स्थिति पर दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां पर नौसेना की ताकत में इजाफा है, भारतीय नौसेना स्टेल्थ फीचर वाली 4थी स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है और यह कार्यक्रम 25 नवंबर 2021 गुरुवार को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर INS वेला के कमांडिंग ऑफिसर अनीस मैथ्यू ने बताया कि यह हम सभी के लिए गर्व का अवसर है। इस पनडुब्बी में बैटरी और आधुनिक संचार व्यवस्था स्वदेशी है, इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी बढ़ावा देता है। स्वीडन की राजनीति में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि स्वीडन में अब संसद में भी मंजूरी मिल गई है मतदान की। स्वीडन की राजनीति ने ये नया इतिहास कायम किया है, जहां पर डेमोक्रेटिक नेता मैगडेला एंडरसन की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इस संबंध में संसद में मतदान किया गया, जो भारी बहुमत से पास हुआ। एंडरसन इस वक्त स्वीडन की वर्तमान वित्त मंत्री है। वह वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन की जगह पद संभालेगी। जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि स्वीडन की मैगडेला एंडरसन प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन की जगह कार्यभार संभालेगी और उनके पक्ष में 117 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 174 वोट डाले गए हैं। इस दौरान 57 सांसदों ने मतदान नहीं किया है, जबकि सदन का एक सदस्य अनुपस्थित भी रहा था। स्वीडन के सिस्टम के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से संसद में बहुमत हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में इनको बनाया जाना प्रधानमंत्री तय है। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।